हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे। पिछली वीडियो हमने प्रेसिडेंट पर 20 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज हम लोग उससे आगे के जो एमसीक्यूज हैं पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, which one of the following statement about the executive powers of the president is incorrect। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असत्य है। ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है तो ये अपॉइंटमेंट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर करता है। तो ये बात सही है। द प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर्स और जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है तो करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। The president has the absolute power to appoint and remove the chairman and the member of the statutory body at his discretion। तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वह अपॉइंट करे और रिमूव करे चेयरमैन को, और जो मेंबर्स हैं स्टेचुरी बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गई, तो इस तरह की जो स्टेचुरी बॉडी होती है उनके चेयरमैन और मेंबर को हटाने की और उनको अपॉइंट करने की एब्सोल्यूट पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, बल्कि जो नॉर्म्स और रूल्स बने होते हैं उसके आधार पे वो चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट और रिमूव होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट के एब्सोल्यूट पावर पर। तो सी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो इनकरेक्ट है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती है, बल्कि जितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्स के वही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बात सही है जी, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे पार्लियामेंट्स के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सभी इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। ये बात सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऑल मेंबर्स आ जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई भी नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट और पार्लियामेंट्स के होते हैं। ठीक, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर केवल आपका बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उनसे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बिल अदर देन मनी बिल, मनी बिल के अलावा अगर कोई बिल है, इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, यानी एक बार हाउस से पास हो गया है, दोनों हाउस से प्रेसिडेंट के लिए साइन करने के लिए भेजा गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उस बिल को क्या किया है, रिटर्न कर दिया है रिकंसिडरेशन करने के लिए। एंड द बिल इज अगेन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पुनः से दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इसको पास कर दिया जाता है, विद आर विदाउट अमेंडमेंट, चाहे अमेंडमेंट के थ्रू किया जाए, उसमें बिल में कोई परिवर्तन किया जाए, या बिना परिवर्तन के ही उसको पुनः से पास कर दिया जाए, एंड पुनः से प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के लिए उसको भेजा जाता है। देन आल्सो इट इज नॉट ओब्लिगेटरी अपॉन हिम टू डिक्लेयर हिज असेंट, तब पर भी प्रेसिडेंट के लिए ओब्लिगेटरी नहीं होगा कि वह उसको असेंट दे, अपनी उसमें सहमत साइन करे। तो ये बात इनकरेक्ट है। प्रेसिडेंट को तब उसमें सिग्नेचर करना होगा, अपना असेंट देना उसको अनिवार्य हो जाता है अगर दोबारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेस उस बिल को पास कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट को ओब्लिगेटरी नहीं रहता, उसके लिए अनिवार्य नहीं रहता कि वो असेंट दे। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए बिल फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट को बनाना है उसके लिए एक बिल लाया जाना है। एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, स्टेट को बनाना है या स्टेट्स की एरिया को परिवर्तन करना है, बाउंड्रीज परिवर्तन करना है, नेम में परिवर्तन करना है ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, can be introduced in either house of parliament and no recommendations of the president is required for the introduction of such bill। तो किसी हाउस में इसको पेश किया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की आवश्यकता नहीं होती इस प्रकार के बिल को हाउस में
पेश करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट है, क्योंकि इस तरह का कोई भी अगर बिल लाया जाता है, स्टेट्स को बनाना है नए स्टेट्स को, या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके एरियाज बाउंड्री नेम में कोई परिवर्तन करना है, तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है इस प्रकार के बिल के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, ना तो फर्स्ट की स्टेटमेंट खत्म सही है ना सेकंड, यानी नाइदर वन नॉर टू स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये बात सही है। इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उससे जो है तो अपॉइंट होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो असर्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। रीजन क्या है, अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट इज ओनली ए नॉमिनल हेड। तो हेड ऑफ स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, और इसीलिए नॉमिनल हेड होते हैं क्योंकि इनका इलेक्शन जो है तो इनडायरेक्टली होता है। इस कारण रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बोथ असर्शंस एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस। रीजन जो है तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शंस को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the authority to declare war or peace under the Indian Constitution is vested in। तो जो अथॉरिटी है, पावर है वार को डिक्लेयर करने की और या पीस को, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास होती है, तो प्रेसिडेंट के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर। ठीक, तो यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। प्रेसिडेंट कंटिन्यू अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बने थे वो बने रहेंगे, अगर वो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसका पदभार ग्रहण कर लिए हैं उसके बाद भी। तो ऐसा नहीं होता, जब वो कोई भी प्रेसिडेंट अपना ऑफिस ग्रहण कर लेता है यानी प्रेसिडेंट का पद ग्रहण कर लेता है, तो उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं रह सकता, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट इज नॉट बेयर्ड फ्रॉम द होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। यानी प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज्यूम कर सकता है भले वो प्रेसिडेंट के पद के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट भी इनका इनकरेक्ट है। ठीक, सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन अ पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड। तो प्रेसिडेंट जो है तो अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंट है उसको यूज करने के लिए उसको रेंट चुकाना पड़ता है, तो रही बिना विदाउट रेंट जो है तो प्रेसिडेंट ऑफिस का यूज करता है। तो यहाँ सी स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। The emolument and allowances of the president shall not be diminished during his term of office। तो जो पेमेंट और भत्ता दिया जाता है प्रेसिडेंट को वो उनके टर्म ऑफ ऑफिस यानी पदभार के समय उनको उनके पद उनका जो पेमेंट है अलाउंस भत्ता है उसको कम नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a constitutional prerogative of the president of India। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी जवाबदारी प्रेसिडेंट की नहीं है या प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव जो पावर होती है प्रेसिडेंट की। रिटर्निंग अ लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आया है तो उसको रिटर्न कर सकता है, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रिटर्निंग अ बिल मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, तो मनी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता बल्कि उसमें उसको असेंट देना अनिवार्य होता है आर्टिकल 111 के तहत, यानी 111 जो आर्टिकल है अनुच्छेद है उसके तहत मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। डिजोल्विंग द लोकसभा, लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है, सही है। समनिंग द राज्यसभा, राज्यसभा की बैठक को बुला सकता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव पूछा गया था, तो ना उसके लिए प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर नहीं है, तो मनी बिल को रिटर्न करने की पावर नहीं है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ही मे रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को लिखित रूप में देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही, इस्तीफा दे सकता है। He shall continue notwithstanding the expirations of his term to hold office until his successor enter upon his office। तो जब तक कोई प्रेसिडेंट के जो सक्सेसर्स होते हैं, आने वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब तक वो पदभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक जो करंट प्रेसिडेंट रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, वो पदभार संभाले रहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक। ही इज नॉट इंटाइटल टू होल्ड ऑफिस फॉर द मोर देन 2 टर्म। तो क्या प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता? तो इंडिया में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है, जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अमेरिकन प्रेसिडेंट में लगाई गई है। तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 एंड 2 स्टेटमेंट और ओनली करेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ। तो इनमें से किसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये सही है। स्टेट गवर्नर भी नियुक्त किए जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स की जो होती है सलाह पर, यूनियन मिनिस्टर्स को नियुक्त करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, जबकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नर करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि अथॉरिटी नहीं है किसको अपॉइंट करने की, तो चेयरमैन, डी जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following do not participate in the elections of the president of India? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा के भी जो मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधान परिषद। तो विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं किसी भी स्टेट के, वो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट नहीं करते। तो डी यहाँ पर आपका नॉट पार्टिसिपेट में आ जाएगा, ठीक। ऑप्शंस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन्स का। असर्शन है, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, ये बात सही है। A bill passed by 2 houses of parliament cannot become law without the assent of president। अगर कोई भी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से बिल पास होता है, वह तब तक ला नहीं बन सकता, जब कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिल जाती, सहमत नहीं मिल जाती। तो ये बात बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और क्योंकि ये प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का इसलिए उसके असेंट की आवश्यकता होती है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है असर्शंस का, यानी आपका ए नंबर जो ऑप्शन है, यानी कि बोथ असर्शन इन रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड, एक बार इमरजेंसी लगा दी गई, द राइट ऑफ अ सिटीजन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड बाय। तो जो राइट दिए गए हैं सिटीजन्स को कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कौन सस्पेंड करता है इसको? तो इसको सस्पेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 358 और 359 के तहत, ठीक। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट की होती है उसके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। ही मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसे इन्फॉर्म करना होगा प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा राष्ट्रपति को। तो ये बात सही है।
ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन ही डीम्स फिट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करने का काम प्राइम मिनिस्टर्स का होता है, ना कि प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जो पूछा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? ही कैन आस्क प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट अ डिसीजंस ऑफ एनी मिनिस्टर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर्स से वो पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक। ही मस्ट बी सप्लाइड विच with with such other information about the administrations of the country as he ask for। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है प्रेसिडेंट मांगते हैं, तो उनको मिलनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। यहाँ पर सभी आपके जो ए सी और डी स्टेटमेंट थे वो करेक्ट थे, और बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था। करेक्ट तो कौन सा करेक्ट नहीं था? ऑप्शन बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन। तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, वो कैसी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, या क्वासी जुडिशियल पावर है? तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस को इशू करने की जो पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर है। यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। तो प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट जो लाया जाता है वो किस आधार, कहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है, या ज्वाइंट सिटिंग जब होती है दोनों हाउसेस की तब इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू किया जा सकता है, कि केवल लोकसभा में चालू किया जा सकता है, या राज्यसभा में चालू किया जाना चाहिए? तो ये किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट के लिए वो शुरू किया जा सकता है 14 डेज की प्रायर नोटिस के साथ। तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने प्रेसिडेंट पर 15 और एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। इस तरह से हमने प्रेसिडेंट पर लगभग जितने भी एस्पेक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, उन पर एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। इससे आपके प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।